दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में होंगे। मैं आज आपके लिए पंचतंत्र से एक नई कहानी लेके आई हूँ। इसके लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा और कहानी का नाम है ढोल की पोल। एक बार गोमायू नामक एक गीदड़ भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में उधर उधर भटक रहा था। घूमते घूमते वह एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां कुछ वर्ष पूर्व दो राज्यों की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। वहां सैनिकों द्वारा छोड़े हुए टूटे अस्त्र शस्त्र पड़े थे। उन्हीं में एक ढोल भी था जो एक वृक्ष के नीचे रखा हुआ था। हवा से हिलती वृक्ष की शाखाएं जब उस ढोल से टकराती तो बड़ा भयंकर स्वर निकलता। गीदड़ ने जब वह भयंकर स्वर सुना तो वह डर गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। यही सोचकर वह धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ के बहुत निकट पहुंचा तो उसकी निगाहें ढोल पर पड़ी। सतर्कतापूर्वक उसने ढोल को उल्टा पलटा और प्रसन्न हो गया कि आज तो कई दिनों के लिए पर्याप्त भोजन मिल गया। यही सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे चमड़े पर अपने दांत गड़ा दिए। चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ के दो दांत भी टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में छेद हुआ। उस छेद को चौड़ा करके गोमायू जब अंदर पहुंचा तो यह देखकर उसे बहुत निराशा हुई कि यह तो अंदर से बिल्कुल खाली है। उसमें रक्त, मांस, मज्जा थे ही नहीं। ये कथा सुनकर दमनक ने पिंगलक से कहा, इसलिए मैं कहता हूँ राजन की किसी के स्वर मात्र से ही भयभीत नहीं होना चाहिए। परंतु मैं क्या करूँ, मेरा सारा अनुयायी वर्ग भयभीत होकर यहाँ से भागना चाह रहा है। मैं एकाकी यहाँ कैसे रह सकता हूँ? इसमें आपके अनुयायी का दोष नहीं है। जब आप स्वयं स्वामी होकर डर गए तो उनका डर तो स्वाभाविक है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं उस स्वर के विषय में पता लगा कर आता हूँ। ठीक है, जाओ, प्रभु तुम्हारी रक्षा करें। दमनक जब चला गया तो पिगलक सोचने लगा कि उसने ये क्या बुरा किया जो एक गीदड़ का विश्वास करके उसे अपने मन की बात बता दी। यदि दमनक ने मंत्री पद से हटाया जाने का बदला लेना चाहा तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो सेवक एक बार सम्मानित किए जाने के बाद फिर अपमानित किया जाता है वह राजा के विनाश का ही प्रयत्न करता है। अतः उचित यही है कि किसी अन्य स्थान पर छिपकर बैठा जाए और दमनक की गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। ये सोचकर सिंह वहाँ से दूसरे स्थान पर बैठकर दमनक के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। दमनक संजीवक के निकट पहुँचा और वह देख लिया कि यह तो बैल है, तो मन में प्रसन्न होता हुआ सोचने लगा, ईश्वर की कृपा से यह तो अच्छा हुआ। अब मैं इस बैल के साथ सिंह की मित्रता कराकर पुनः शत्रुता कराऊंगा और संधि विग्रह की इस नीति से पिगलक को अपने बस में कर लूँगा। इस प्रकार सोचता हुआ वह पिगलक की ओर चल पड़ा। पिगलक ने जब उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो अपने मनोभावों को छिपाते हुए पहले की तरफ अपने सेवक व्याघ्र, भालू, भेड़िया आदि के बीच आकर अपने स्थान पर बैठ गया। दमनक भी पिगलक का अभिवादन कर उसके निकट आ बैठा। पिगलक ने पूछा, क्या तुमने उस जीव को देखा है? हाँ महाराज, आपकी कृपा से देख लिया है। पिगलक ने पूछा, क्या सचमुच उसे देख आए हो? दमनक ने कहा, क्या महाराज के समक्ष झूठ कहा जा सकता है? कहाँ गया है? जो व्यक्ति राजाओं और देवताओं के समक्ष झूठ बोलता है वह चाहे जितना भी महान क्यों ना हो, तत्काल
विनष्ट हो जाता है। दमनक की बात सुनकर पिगलक ने कहा, ठीक है, हमें विश्वास हो गया है कि तुम उसे देखकर आए हो। उसने तुम्हें इसीलिए नहीं मारा होगा क्योंकि समर्थक जन दुर्लभों पर क्रोध नहीं करते। शक्तिमान व्यक्ति तो अपने समान शक्ति संपन्न व्यक्ति पर ही अपना क्रोध प्रकट करता है। दमनक ने कहा, ठीक है राजन, ये शक्तिमान है और मैं दीन हूँ, जो भी आप समझें। फिर भी यदि कोई आपकी इच्छा हो और आप आज्ञा दें तो मैं उसे आपकी सेवा में एक वृत्त नौकर के रूप में उपस्थित कर सकता हूँ। कुछ समय के बाद एक दीर्घ श्वास खींचते हुए पिगलक ने पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अवश्य कर सकता हूँ महाराज, बुद्धि के बल पर प्रत्येक कार्य किया जा सकता है। तब पिगलक ने कुछ नम्र स्वर में कहा, यदि तुम इस कार्य को कर सकते हो तो आज से मैं पुनः मंत्री पद सौंपता हूँ। आज मैं इस प्रकार के सारे कार्य तुम ही किया करोगे। पिगलक ने आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक के पास पहुंचा और अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, तू यहाँ नदी के किनारे व्यर्थ ही हुंकार क्यों भरता रहता है? चल, तुझे मेरा स्वामी पिगलक बुला रहा है। ये पिगलक कौन है भाई? संजीवक ने पूछा। दमनक ने सवगर कहा, अरे तू पिगलक तो नहीं जानता, पिगलक इस वन का राजा है। चलकर देखेगा तो तुझे उसकी शक्ति का पता चल जाएगा। वह जंगल के जानवरों के मध्य घिरा वहाँ का एक वृक्ष के नीचे बैठा है। ये सुनकर संजीवक के प्राण सूख गए। दमनक के सामने गिड़गिड़ाता हुआ वह बोला, मित्र, तू सज्जन प्रतीक होता है। यदि तू मुझे वहाँ ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले ले। दमनक बोला, ठीक है, तू अभी यहीं बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूँ। तब दमनक पिगलक के पास जाकर बोला, स्वामी, ये कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो भगवान शिव का वाहक बैल है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे स्वयं भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यहाँ यमुना तट पर भेजा है हरी भरी घास चरने को। वह तो कहता है कि भगवान ने उसे यहाँ सारा वन खेलने और चरने के लिए सौंप दिया है। पिगलक ने दीर्घ श्वास खींचते हुए कहा, सच कहते हो दमन? भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो यहाँ इस वन में इतनी निर्भरता से घूम सके? फिर तुमने क्या उत्तर दिया? मैंने उससे कहा कि इस वन में तो चंडी का वाहन रूपी शेर पिगलक पहले से ही रहता है। तुम भी उसके अतिथि बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वह तुम्हारा स्वागत करेगा। फिर उसने क्या कहा? उसने ये बात मान ली स्वामी। वह बोला कि पहले अपने स्वामी के पास जाकर अभय वचन ले आओ, तभी मैं वहाँ जाऊँगा। अब आप जैसा आदेश दें वैसा ही करूँगा। दमनक की बात सुनकर पिगलक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत अच्छा कहा दमन, तुमने बहुत अच्छा कहा, मेरे मन की बात कह दी। अब उसे अभय वचन देकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। संजीवक के पास जाते जाते दमनक सोचने लगा, स्वामी आज मुझ पर बहुत प्रसन्न है। बातों ही बातों में मैंने उन्हें प्रसन्न कर लिया। आज मुझसे अधिक भगवान कोई नहीं है, भाग्यवान। दमनक ने संजीवक के पास पहुंचकर कहा, मित्र, मेरे स्वामी दमनक ने संजीवक के पास पहुंचकर कहा, मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें अभय वचन दे दिया है, मेरे साथ चलो, किंतु याद रखना उनके सामने अभिमान भरी कोई बात ना करना और ना कोई ये भूलना कि उनसे तुम्हें मैंने ही मिलवाया है। मेरे इस उपकार को याद रखते हुए मुझसे मित्रता निभाना। मैं भी तुम्हारे संकेतों पर राज चलाऊंगा। हम दोनों मिलकर खूब आनंद की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे।
मैं ऐसा ही करूँगा मित्र, संजीवक ने सहमति जताई। इसी में तुम्हारा कल्याण भी है मित्र, दमनक ने कहा, क्योंकि जो व्यक्ति अधिकार के मद में पढ़कर उत्तम माध्यम और उद्यम वर्ग के कर्मचारियों का यथोचित सम्मान नहीं करता, वह राजा का प्रिय होते हुए भी दलित नाम के सेठ की भांति पतन के गर्त गिर जाता है। ये दलित सेठ की क्या कथा है मित्र? दमनक बोला, सुनाता हूँ, सुनो। हाँ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट में दलित का गौरव आपको नेक्स्ट बार सुनाऊंगी।